बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि अपना मुकदमा आलमी सतह पर रखे, और इसके लिए एक अहम इजलास हुआ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में, और वहाँ पर पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को ठोक बजाकर पेश किया है। पाकिस्तान की जानिब से जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की और मुकदमा पेश किया, और इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है वो मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम इफ्तिखार साहब। आसिम साहब, जो ख़बरें आई हैं बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह आपने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और पूरे दलाइल दिए, हर चीज़ के बारे में वजाहत पेश की। लेकिन अब हमारे लोग ये पूछ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, कि इसके बाद क्या होगा? आपने तो अपनी गुफ्तगू कर दी, इस पे रद्द अमल क्या था? अब आगे इक़दाम क्या हो सकेगा और क्या तवक्को रखनी चाहिए हमें? जी, अस्सलाम वालेकुम जी शामी साहब, गुड टू बी विद यू। जैसे कि आपने फरमाया, ये एक अहम मीटिंग थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये मीटिंग बेसिकली उस वाक़े पर नहीं थी जो 22 अप्रैल को हुआ। ये मीटिंग बाकायदा जिस एजेंडा के अंडर हुई वो एजेंडा है इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन, और ये वो हिस्टोरिक एजेंडा है जिसके तहत कश्मीर का जो मामला है, डिस्प्यूट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो उस पर डिस्कशन हुआ करती थी सिक्योरिटी काउंसिल में। सो हमारा मकसद जो था वो दो तीन उसमें मेन पॉइंट्स थे। एक तो ये कि जो कशीदगी पैदा हुई है और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी भारत के ऊपर है, जो उन्होंने यूनिलैटरल एक्शंस किए हैं डायरेक्टली टारगेटिंग पाकिस्तान, और उसकी वजह से हम इस सिचुएशन पर पहुंचे हुए हैं, तो उसके ऊपर बात करनी और काउंसिल के मेंबर्स को ये एक मौका फराहम करना कि जी वो बैठें और एक फ्रैंक डिस्कशन, कैंडिड डिस्कशन, अपने व्यूज दें कि वो क्या समझते हैं इस सिचुएशन पर। तो ये एक पहला पॉइंट था। इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि देयर वाज कंप्लीट यूनानिमिटी, एवरीवन वाज सेइंग द सेम थिंग दैट पाकिस्तान हैज बीन सेइंग कि ये सिचुएशन एक डेंजरस पॉइंट पर पहुंची हुई है और फर्दर एस्केलेशन विल बी कैटास्ट्रोफिक एंड इट शुड बी डी एस्केलेटेड। सेक्रेटरी जनरल की भी यही एफर्ट्स हैं, तो सेक्रेटरी जनरल की जो एफर्ट्स हैं टू डी एस्केलेट एंड टू ऑफर हिज गुड ऑफिसेस, दिस वाज सपोर्टेड बाय एवरीवन, सो आवर ऑब्जेक्टिव वाज सर्व। सेकेंडली, जिस तरह मैंने बताया कि ये वी prompted this discussion on Kashmir in the council, और उसके ऊपर भी बहुत सारे मेंबर्स ने ये इस बात के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया कि ये एक आउटस्टैंडिंग इशू है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए। कुछ ने सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की बात की, कुछ ने इंटरनेशनल लॉ लेजिटिमेसी की बात की, कुछ ने ये कहा बाहमी तौर पर करें। बहरहाल बहुत सारे मेंबर्स ने इस बात को माना और एक्नॉलेज किया और ये अपने व्यूज पेश किए कि जी ये और बाकी जो मामलात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो हल होने चाहिए। और तीसरी चीज ये कि जी हमने जो इल्जामात थे भारत के, जो जब से ये 22 अप्रैल का इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और दहशतगर्दी के रेफरेंस है, उनका ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये बताया कि जी असल सिचुएशन क्या है और किस तरह भारत खुद मुलव्वस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में और दूसरे मुल्कों में जहाँ पे ये जिस तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस इन्होंने की हैं, कनाडा में, अमेरिका में अटेम्प्ट की। सो हमने एक पूरा डोसियर जिसमें इनकी तमाम एक्टिविटीज ऑफ इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू देयर प्रॉक्सीज in Pakistan and other countries, we also shared that with the members of the Security Council. इस सिलसिले में जो भारतीय मंदूब हैं उनको भी तलब किया गया था या? ये क्लोज कंसल्टेशंस थी, इसके अंदर सिर्फ काउंसिल के मेंबर्स होते हैं और कोई नहीं होता, सिर्फ सेक्रेटेरिएट की सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं जो ब्रीफ करते हैं और फिर काउंसिल की डिस्कशंस होती हैं। ये फॉर्मेट है जो जिसको कंसल्टेशंस ऑफ द होल कहते हैं। नहीं, मगर जब हमने जो इजलास तलब किया, इसकी दरख्वास्त की, तो हमारी तवक्कुआत क्या थी कि नतीजा क्या होगा, उसके बाद अमली इक़दाम क्या हम तवक्को कर सकते हैं? देखिए ये जो क्लोज कंसल्टेशन होती हैं इसका रिजल्ट
किसी रेजोल्यूशन या उसकी फॉर्म में नहीं होता। दिस इज ए डिस्कशन दैट इंडिकेट्स कि जी काउंसिल के मेंबर्स क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो डिस्कशन थी और जो एक जनरल सेंस थी, वो लार्जली इट वाज ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट पाकिस्तान हैज बीन सेइंग एंड व्हाट हैज बीन आवर पर्सपेक्टिव। मगर भारत का हाथ कैसे रोका जाएगा और किस तरह ये जो उसकी जारहियत है उसके रास्ते में रुकावट होगी, यानी इस हवाले से कोई किरदार अदा करने को तैयार है सिक्योरिटी काउंसिल? जी जी, क्योंकि सारे लोगों ने इस बात पर तायीद की और देयर वाज एग्रीमेंट दैट there should be no escalation. And so this is a message which I think was very clear कि कोई भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि जो कि भारत पॉइंट आउट कर रहा है कि जी हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे और कोई एग्रेशन करेंगे। सो नो वन सपोर्टेड दैट। लेकिन अगर फिर भी करता है भारत तो फिर क्या होगा? अगर भारत एस्केलेट करता है या जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो किसी भी मौके पर हमला कर सकता है, और उसका इजहार खुद हुकूमत पाकिस्तान भी जो है वो कर चुकी है। जी, तो वो हमने काउंसिल को ये पहली डिस्कशन थी, वी मेड इट क्लियर कि वी आर वाचिंग द सिचुएशन, इट रिमेन्स टेंस और इंडिकेशंस ये हैं कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सो वी हैव द राइट टू कन्वीन द काउंसिल अगेन एनी टाइम एंड नॉट जस्ट वंस, doesn't matter how many times it will be required. But on the other hand, I think important thing is, and this the entire international community is aware, we made it clear also in the Security Council, the SG knows about that, कि ये देखें एक एटीट्यूड है जो भारत ने अपनाया हुआ है कुछ सालों से कि जी जो उनकी पूरी की पूरी पॉलिसी है इट इज बेस्ड ऑन वायलेशंस ऑफ लॉज, नेशनल लॉज हो या इंटरनेशनल लॉज हो, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हो, वो ये शो कर रहे हैं कि जी दे विल वायलेट देम। सो ये एक इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है वो सामने आ रहा है। अगर वो एक जो कंसेंसस है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एक डिमांड है, एक एक्सपेक्टेशन है दैट थिंग्स शुड नॉट मूव टू दैट डायरेक्शन जिसमें वो कोई काइनेटिक एक्शन लेंगे, अगर उसके बावजूद भी वो कुछ करते हैं तो फिर उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जी इट इज एविडेंट वी आर रेडी, Pakistan has the full capability to defend itself, but we don't want that. If they want to go to that point, some misadventure as they carried out in 2019, we will respond, but then our response will be in accordance with international law, because it will be in our exercise of the right to self-defense, which is provided in the charter. So we don't want that, but if they go that way, there will be a response and it will be a befitting response. ठीक, तो तमाम जो मुस्तकिल मेंबर्स हैं वो मौजूद थे, उनकी नुमाइंदगी हो रही वहाँ? जी, काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है जी 15 के 15 मेंबर्स मौजूद होते हैं। It is necessary, it is essential that all 15 are there, always. तो जो वीटो पावर्स हैं उनमें भी कंसेंसस था, जो कुछ आप गुफ्तगू कर रहे हैं उनके हवाले से? एग्जैक्टली जी, जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया वो यही है कि जी नो वन इन द काउंसिल वांट्स एस्केलेशन एंड एवरीवन सेड दैट ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड टू डी-एस्केलेट द सिचुएशन एंड आल्सो to support the efforts of the Secretary General, including his offer for good offices. तो ऑफर जो की है आसिम साहब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसके लिए, आप क्या समझते हैं? जाहिर है उन्होंने ये भी कहा कि तहम्मुल से काम लें, कि आने वाले दिनों में क्या हम समझ सकते हैं कि कोई दौरा भी कर सकते हैं वो पाकिस्तान का या भारत का, एंटोनियो गुतेरेस? जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान ने हमेशा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ना सिर्फ एंटोनियो गुतेरेस पर इससे पिछले भी जो सेक्रेटरी जनरल गुजरे हैं, यू वुड रिकॉल के दे एट different times they offered their services, their good offices, mediation, facilitation, whatever role, and Pakistan always accepted that, not only accepted, welcomed that. But it's the other side, the Indians, who don't accept. So this is another indication of their approach, where on one hand they have suspended unilaterally the bilateral dialogue, बामी तौर पर आपसे बातचीत नहीं करते,
और जब इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि जी हम एक तो चाहते हैं कि आप बातचीत करें, और दूसरा ये कि वी कैन प्ले अ रोल, वी कैन फैसिलिटेट, तो वो उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो भारत ने हमेशा यूएन की और सेक्रेटरी जनरल की ऑफर्स को रद्द किया। This is a demonstration of their negative attitude, and this also shows they have something to hide. They don't want to engage the UN, which is a neutral, player, and which also importantly has the historical context. उनको पूरी तरह मालूम है कि जी कश्मीर का मसला क्या है और how they can play a role. So मेरा ख्याल में ये सवाल भारत की तरफ होना चाहिए कि जी वो सेक्रेटरी जनरल के इस रोल को इस स्टेज पर एक्सेप्ट करते हैं नहीं। द अदर पॉइंट अबाउट द विजिट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, हमारा अपना ये ख्याल है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार किए हुए है, और सेक्रेटरी जनरल के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू प्ले हिज रोल। सो वी वुड वेलकम हिज विजिट एक्चुअली टू द रीजन, and I hope it is being seriously considered. ठीक है आसिम साहब, एक तरफ तो काइनेटिक वॉर की ज़ाहिर धमकियां जो है वो दी जा रही हैं, दूसरी तरफ ये इंफॉर्मेशन वॉर भी है, और आप कह रहे हैं कि सलामती कौंसिल को भारतीय डिस इंफॉर्मेशन मुहिम से भी आगाह किया है। इसको किन चीज़ों से सपोर्ट किया आपने? देखें, ये जिस तरह ये स्टार्ट हुआ, इंसिडेंट 22 अप्रैल को हुआ, within couple of minutes they started leveling allegations, no proof, no evidence. अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, और जिस तरह हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी 30 को, उसमें सारा डिटेल बयान की कि जी नॉट इवन द टाइमलाइंस मैच, एंड देन हाउ देयर वर दीस सोशल मीडिया accounts that were used, and some of those accounts were used in other instances also. And so ये जो इनका पूरा एक disinformation जो tools हैं, जिसको वो पूरा एक सिस्टम जो इसको हमेशा वो यूज करते हैं, इसका हमने बकायदा बताया और ट्रैक रिकॉर्ड की याद दहानी करवाई कि ये हमेशा किस तरह इस तरह के इंसिडेंट्स को यूज करते हैं। 2019 पुलवामा को इन्होंने यूज किया, 6 महीने बाद अगस्त में वो अपने जो यूनिलैटरल एक्शंस विद रिगार्ड टू द स्टेटस ऑफ कश्मीर, और इसी तरह देन वी ड्रू अ पैरेलल कि अभी 22 तारीख को एक इंसिडेंट होता है और कोई एविडेंस, कोई चीज मौजूद नहीं है, और आप अगले दिन एक मीटिंग करते हैं और उसमें यू जस्ट गो अहेड एंड अनाउंस दैट यू आर पुटिंग इन अबेयंस द इंडस वाटर ट्रीटी। सो वी एक्सप्लेन कि जी उसके ऊपर तो ये पिछले कुछ अरसे से ऑलरेडी दे वर क्वेश्चनिंग दिस ट्रीटी, सो दे हैव जस्ट मेड दिस प्रीटेक्स्ट कि ये एक इशू हुआ है, एंड जस्ट गो अहेड एंड सस्पेंड दैट ट्रीटी, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना इंटरनेशनल लॉ में, ना वो treaty itself. It doesn't provide any such possibility. Again, this points out to what I was saying कि जी एक इनका जो टोटल बिहेवियर है वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस पर मबनी नजर आता है। ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिस्कशन भी हुई, जिसमें जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया और बताया अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिसीजन का भी, that it will be considered as an act of war, बल्कि सेक्रेटेरिएट ने भी जो ब्रीफिंग दी उसमें भी उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के मामले को काउंसिल मेंबर्स को आगाही फराहम की। सो काउंसिल के बहुत सारे मेंबर्स ने उसके ऊपर फिर कमेंट किया, और उन्होंने कमेंट्स इस चीज पर मबनी थे कि जी इट इज देयर एक्सपेक्टेशन दैट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस शुड बी रिस्पेक्टेड। So I think these were clear kind of messages that were there within this council's meeting, which should have reached our Indian friends also. तो आसिम साहब, आप कोई ओपन इजलास बुलाने का मुतालबा भी हम कर सकते हैं ताकि उस पर कोई डिस्कशन हो, सारी सूरत हाल पे ओपन डिस्कशन हो और इंडियन मंदूब को भी बुलाया जाए? क्या ये आपकी हिकमत अमली में शामिल है? It all depends. I'm not going to reveal anything. It all depends on how the situation evolves and what kind of a meeting, in what format would be the most appropriate. ठीक है।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इफ्तिखार साहब, क़ौम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब। सर, इसका मतलब ये है कि दो एटमी ताकतें हैं, जंग छिड़े तो ज़ाहिर है क्या ख़तरात हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग में सर, जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर उन्होंने एक फ्लोर है, उसमें उन्होंने बाकायदा वो अशिया रखी हुई हैं कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे हमला हुआ था तो किस तरह से वो पिघल गई थी, नुकसान हुआ था, दिखाने के लिए दुनिया को। तो हम ये देख सकते हैं कि तशवीश है दुनिया को, लेकिन पाकिस्तान का मुकदमा, हमें भी तशवीश होनी चाहिए ना, और इंडियंस को भी होनी चाहिए जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं इस वक्त, यानी जो दोनों पिघलने वाले हैं। बिल्कुल, अगर जो जंग होती है खुदा ना खास्ता एटमी, एग्जैक्टली, तो सेलिब्रेट करने के लिए तो कोई नहीं मौजूद होगा, कोई भी नहीं होगा। तो फिर तो इसलिए तमन्ना तो यही करनी चाहिए कि होश के नौखल लिए जाएं, हम भी लें और वो भी लें, और जब वो होश के नौखल ले लेंगे फिर हम भी ले लेंगे। हमारा सारा मामला तो जवाबी है, हमने कोई ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किया, हमारी सारी जो एफर्ट है वो डिफेंसिव है, हम अपना दिफा कर रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई जारहियत का इर्तिकाब नहीं कर रहे, अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज वजीर आजम साहब गए ISI हेडक्वार्टर, वहाँ पर गए हैं, ISI के हेडक्वार्टर्स में, वहाँ आर्मी चीफ भी मौजूद थे, हमारे नायब वजीर आजम थे, वजीर दिफा और दूसरे सर्विसेज चीफ तारड़ साहब भी थे जी, सर्विसेज चीफ भी थे सर वहाँ पे। तो बहरहाल उनको ब्रीफ किया ISI ने। अब तो ISI के जो सरबराह हैं आसिम मलिक साहब जो NSA के भी नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर भी हो चुके हैं। बिल्कुल। अब ये इसका क्या हदफ है, ये तो इस पर तो इस वक्त हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते, सही, लेकिन बहरहाल तो वो उसकी अहमियत जो है बढ़ गई है उनके ओहदे की। अब वज़ीर आज़म ने जो ब्रीफिंग ली है, पाकिस्तानी फौज जो है अपने पेशा वराना महारत के हवाले से दुनिया की बेहतरीन फौजों में शुमार होती। बिल्कुल, बहुत कम फौजें हैं जो उसके मुकाबले में ठहर सके, सही, अपनी कमिटमेंट के हवाले से, अपनी महारत के हवाले से, और अपने नज़्म और ज़ब्त के हवाले से, और अपनी जो यानी उसके पास इस वक्त तो माशाल्लाह हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और कोई खौफ व हरास नहीं है। न फौज के अंदर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन लोग जो हैं अवाम भी मुतमईन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसी फौज हमारे पास मौजूद है जो मुंह तोड़ने का यानी इरादा रखती पूरी सलाहियत रखती है और हौसला रखती है और ताकत भी रखती है। शामी साहब, एक सवाल है कि हम कल ज़ाहिर हम दिखा रहे थे LOC पर जो LA जाके मिलाया गया, दिखाया गया वहाँ पर, ताकि प्रोपेगेंडा बेनकाब हो। वहाँ जाओ तो जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो पाक फौज के साथ खड़े, लेकिन उधर यानी कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ उलट सूरत है। वहाँ तो ज़रा काबिज फौज है ना, काबिज फौज है, तो इसका काबिज फौज है ना। पाकिस्तानी फौज तो अपनी फौज है, और वो फौज जो है पाकिस्तानी फौज की हैसियत और है और हिंदुस्तानी फौज की हैसियत और है, सही। और पाकिस्तानी फौज जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की मुहाफ़िज़ है, उनकी आज़ादी की दामन है, और वो मकबूजा कश्मीर के लोगों पर मुसल्लत है और उनको गुलाम बना के रखा हुआ है, और उनकी इज्जत, उनकी जान, उनकी माल, हर चीज़ को ख़तरा है भारतीय फौज से, सही। तो बहरहाल मैं शामी साहब एक वो देख रहा था, एक बयान कुछ दिनों पहले हमारे जो अताउल्लाह तारण हैं, जी, वो भी एक बड़ा एक रोल उनका बना है, और उन्होंने बड़ी एक आज भी बड़ी धुआंधार तकरीर की है, ललकारा है सर, ललकारा है, सुनाए सर जरा। वहाँ जाके उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी, और मुसलसल जो उनकी टीवी टॉक है, जो उनके बयानात हैं, जो सोशल मीडिया पे उनके पैगामात हैं, उन्होंने कौम को एक हौसला दिया है, वलवला दिया है। हमारे बड़े मरहूम दोस्त और साबिक सदर पाकिस्तान जस्टिस मोहम्मद रफीक तारड़ साहब के पोते हैं वो, और वो बड़ी कमिटमेंट के आदमी थे। अच्छा। और माशाल्लाह अताउल्लाह तारण को वो काबी रूह जो है जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, तो शाबाश है उनको। और उनकी जुबान जो है इस वक्त तर्जमान बनी हुई है पूरी कौम की। वलवला अंगेज तकरीर की सर एक झलक देखते हैं जरा, जो आज उन्होंने किया था। तारड़ साहब ने क्या फरमाया? बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है, और दुश्मन बेवकूफ भी है। वो आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। भारत सबसे बड़ा प्रमोटर है दहशतगर्दी का।
भारत के पास पाकिस्तान को इस वाकये से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है। हमारा दामन साफ है। आप इस वाकये की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। ये होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। शामी साहब, इसी मर्द मुजाहिद ने एक और बात भी की, जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। दिखाइए जी। आपके लीडर को बुरा कहूंगा ना, मैं अपने लीडर को अच्छा कहूंगा, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है, सिर्फ पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान की है। जब दुश्मन ताक में बैठा है कि उसने हमला कब करना है, इधर से मुर्दाबाद के नारे लगे, इधर से जिंदाबाद के नारे लगे, मेरी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती कि मैं इस तरह की आवाजें उठाऊं और इस हाउस से वो क्लिप जाएं जो इंडियन चैनल्स के ऊपर लगे और इंडियन मीडिया ये कहे कि ये लोग डिवाइडेड हैं। हम कतन ये बात नहीं करते, ना हम इस बात के कायल हैं। मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। ये कितना अच्छा पैगाम दिया है, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। हमारे उमर अयूब जो हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं जी। उन्होंने क्योंकि डिबेट ओपन की थी जी, रवायत ये है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डिबेट ओपन करता है किसी भी करारदाद। जी हाँ, कल हुई थी। तो उस पर उन्होंने तकरीर की, उसके कुछ हिस्से जो हैं वो टेलीकास्ट नहीं हो सके, वो गुस्से में थे। वो यानी उनको भी चाहिए कि मौका महल की मुनासबत से गुफ्तगू करें, अपने जज्बात का इजहार करें, लेकिन ऐसा सलीका और तरीका हर वक्त और हर मुकाम का एक यानी एक अल्फाज होते हैं। आप ये किसी की शादी में जाकर ताज़ियत के जुमले बयान नहीं करते और किसी की जनाजे पे जाकर आप किसी शादी तकरीब का हाल बयान नहीं करते, सालगिरह नहीं मनाते। ये उनको भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, जब तक ये स्पीकर हज़फ ना करे अच्छा अल्फाज जो उसको अगर तो स्पीकर हज़फ कर दे तो फिर किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है उसको नशर करने से रोक सके। अच्छा, तो ये उनकी जो शिकायत है कि स्पीकर ने जो अल्फाज खत लिखा है उन्होंने वो भी काट दिए गए। सुने सर जरा, उमर अयूब साहब पे नहीं आए। हाँ, वो नहीं दिखाए गए, लेकिन हमारे पास है उनका एक क्लिप, दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या फरमाया इस सिलसिले। स्पीकर, मैं आपसे अश्योरेंस चाहता हूं कि जो मैं यहाँ पे स्पीच करूंगा वो ना सिर्फ हाउस के अंदर लाइव टेलीकास्ट होगी और बाहर भी। ये आपकी अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमें चाहिए होगी। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हमने यूनानिमसली पाकिस्तान की खातिर, हमने गवर्नमेंट के साथ, रिजीम के साथ, पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि मेरे कायद, मेरे लीडर इमरान खान साहब का हुक्म हमें आया था, हम लोग पाकिस्तानी हैं। आप अपने स्टाफ को भेज दीजिएगा, आप अपने स्टाफ को भेज दीजिए, यहाँ अंदर लाइव चल रही है। कीजिएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से काफी शोर है, आवाज नहीं आई हमें। आपके दफ्तर में आपका स्टाफ आपको बता देगा कि यहाँ चल रही है। आप रूलिंग दे दे जनाब स्पीकर। रूलिंग दे दी। क्या रूलिंग है? चल रही है, चल रही है, चल रही है और काटी नहीं जाएगी। चल रही है, ओके। अगर भी नहीं जाएगी। अगर किसी ऑनरेबल मेंबर ने ऐसी बात की जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हुई तो वो मैं कट करा दूंगा। नहीं, हम लोग जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हम लोग क्या बात करेंगे जनाब? बस ठीक है, तो फिर कोई नहीं। हाँ, ये जरूरी है, पर आपकी रूलिंग चाहिए कि काटी नहीं जाएगी, सेंसरशिप नहीं होगा। मैंने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई बात, अगर स्पीकर समझे कि गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो उसको हज़फ कर सकता है कार्रवाई से। स्पीकर को हक हासिल है, वसी तर कौमी मफाद में भी। वसी तर कौमी मफाद में ये स्पीकर का हक है। अच्छा, हाँ, वो अल्फाज जो हैं हज़फ कर सकता है कार्रवाई से। क्योंकि कुछ उमर अयूब साहब जो है ना, अब उनके दादा जो थे अयूब खान, फिर मास्टर अयूब खान, जब 1965 की जंग शुरू हुई तो उन्होंने कौम से खिताब किया था और कहा तुम्हें और कलमा पढ़ते हुए निकलो और दुश्मन पे टूट पड़ो। अच्छा, दुश्मन को पता नहीं उसने किस कौम को ललकारा है। ये अल्फाज आज अल्लाह ताला ने पढ़ के भी दोहराए। अब उमर अयूब जो हैं, देखिए इमरान खान साहब जेल में हैं, हमें भी उनसे बड़ी हमदर्दी है, हमारी भी ख्वाहिश है कि वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन उसका एक अपना तरीका है, उसके मुताबिक मामला चलेगा। अगर इस मामले को वो बेजा अंदाज में पेश करेंगे तो इसमें फिर
इमरान खान साहब की भी इज्जत नहीं है। अच्छा। और उनकी अपनी इज्जत भी नहीं, यानी किसी भी शख्सियत नहीं, यानी शख्सियत के साथ वतन बड़ा है, जोड़ा नहीं जा सकता। अपनी मुल्क की सालमियत को, मशरूत भी नहीं मुल्क के दिफा को, सही। कोई कितना बड़ा हो। और अब इमरान खान साहब को तो आप देखिए कि हमारा जो इंडियन मीडिया है, हाँ जी, उसने एक रात एक मेडिकल रिपोर्ट नशर करना शुरू कर दी उनके सोशल मीडिया पे, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे। हाँ जी। इतनी गलीज रिपोर्ट थी, बिल्कुल इतनी गलीज और घटिया, और मैं दोहरा नहीं सकता और उनका वो बयान नहीं कर सकता। मुझे शर्म आती है। और जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने इमरान खान साहब के मामलात को पेश किया और जो उनकी कैफियत बयान की और एक फेक रिपोर्ट मेडिकल की वो उसमें उसको पब्लिसाइज किया। ठीक है। और देखिए इस तरह इतने घटिया और कमीनगी के जब मज़ारे हो रहे हों तो हमें बहुत एहतियात से बात करनी है। सर वो यही बात है ना, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि हमने अगर कोई चीज हज़फ की है तो वो इसलिए ताकि वो सुर्खियां ना बने। लेकिन चलिए सुर्खी भी बन जाए तब भी जब स्पीकर का हक है, वजीर इत्तलात का या वजारत इत्तलात का हक नहीं है कि सर एक किसी ब्रेक की तकरीर को सेंसर कर दे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शामी साहब, इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाने वालों में से एक आवाज़ जो है वो खामोश हो गई और वो थी प्रोफेसर साजिद मीर साहब। बड़ी मौसर, बड़ी मोतबर आवाज़ प्रोफेसर साजिद मीर साहब जमीयत अहले हदीस के सरबराह थे। वो रुखसत हो गए, दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ और 86 बरस की उम्र में। और अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर के शहीद उनके करीबी साथियों में से थे। और मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इत्तेहाद कायम हुआ जब IJI बन रही थी उस इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और मुसलसल बहार हो के खदा ला इलाहा इल्लल्लाह, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ रफाकत निभाई। जमीयत अहले हदीस का जो इत्तेहाद है वो बरकरार रहा बरसों, और वो सेनेट के रुकन रहे नून लीग के टिकट पे और नून लीग के टिकट पे, लेकिन जमीयत अहले हदीस के नुमाइंदे के तौर पर। और उन्होंने उनकी मतानत और सदाकत की और जुर्रत की वो आवाज़ थे, अलामत थे। हज़ारों अफराद ने सियालकोट में उनका नमाज जनाजा अदा की, उन्हें अलविदा किया और वो जन्नत की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारे तमाम उलमा को और अहले इल्म को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उनकी तरह एक पुल बना दे पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबक़ात के और मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक अहम इशू है और वो है टैक्स कवानीन में 3 तरामीम की गई, ऑर्डिनेंस जारी किया गया, ऑर्डिनेंस जारी किया गया अचानक। हाँ जी, और ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उसमें कुछ टैक्स कवानीन को सख्त किया गया है। और फिर साथ ही एक दिन पहले तो ये हुआ कि वज़राए कराम जो हैं और हमारे वज़राए मुमलकत जो हैं उनकी तनख्वाहों में भी ऑर्डिनेंस के जरिए इजाफा किया। हाँ जी, एग्जैक्टली। और वो भी कई गुना इजाफा हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। दो गुना से ज्यादा हो गई। सर अब इस पर जो है वो कारोबारी तबके लोग जो हैं, लोग इस पे परेशान हैं, सवाल कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसे मुश्किल हालात हैं तो इन्होंने ये जो है हमारे वज़ारे कराम हैं थोड़े इतना अरसा जो सब्र किया, कुछ और सब्र कर लेते, चलें को पेट पे पत्थर बांध लेते तो इनकी मराहत जो है वो तो 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई। अबूजर शाद साहब हमारे पास क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के सदर हैं अबूजर शाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब ये बताइए कि ये टैक्स है इसका नया ऑर्डिनेंस आया है, आपने उसमें बड़ा एहतजाज किया है और एतराज है क्या? आपको एतराज क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली इसमें होनी चाहिए? सर बात यह है कि एक गलती भट्टू साहब से हुई थी शहीद से कि उन्होंने मिले नेशनलाइज की थी। आज 52 साल हो गए हैं, वो मामला अभी तक मसला हल नहीं हुआ। अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ही हुकूमतें चलानी है तो फिर हुकूमत नहीं चल सकती। ये जमहूरियत का काम खत्म करें, मार्शल लॉ लगाएं और आराम से घर बैठ जाएं। ऑर्डिनेंस क्या है? ये एक इतना बड़ा जुर्म करने लगी है गवर्नमेंट कि इससे
पहले ही 10 अरब डॉलर एक साल में दुबई जा चुका है और 4200 कंपनियां नई बन गई हैं दुबई में। अगर यही एफबीआर का यही रवैया रहा तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो गोल्डन स्पैरो हैं ये भी उड़ जाएंगी, क्योंकि ये इस तरह की ला कानूनियत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि वसी तर मुतवाज़न यकतरफा इख्तियारात गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास बिजनेस कम्युनिटी के लिए प्यार नहीं है, SFFC वाले जनरल साहब अलहदा प्यार कर रहे हैं, जनरल नजीर भट्ट साहब नैब के चेयरमैन अलहदा प्यार कर रहे हैं, कैसर शेख साहब अलहदा प्यार कर रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाई जाए। उन्होंने कहा इतने लोग प्यार कर रहे हैं तो मारने वाले भी होने चाहिए ना। सर, एक गलती जो है ऑर्डिनेंस वाली सारे प्यार पे भारी है, कोई फायदा नहीं उड़ान प्रोग्राम का। अगर आप यानी एफबीआर को यकतरफा इख्तियार दे दिया गया है, वो अकाउंट से रकम निकाल सकती है, जो फैसला कर दे उसके खिलाफ अपील उसका इंतजार नहीं कर सकती है। इस तरह के इकदाम किए गए। मर्जी के अफसरान भी तैनात कर सकते हैं मकामात पर। सर, ये कम अज कम खुदा के लिए पार्लियामेंट में लेके जाते, पार्लियामेंट से पूछते ये बात सही है गलत है। इस तरह के कानून तो मोहम्मद शाह रंगीला नहीं बना सका। ये जो कानून ये बना रहे, रंगीला तो कोई कानून बनाने के लिए आया नहीं था, वो तो रंग रलियां मनाने के लिए आया था, हमें डबो के चला गया। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि आपके कोई इम्कान हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है, हुकूमत ने आपको बुलाया है कि आइए बैठ के गौर करते हैं और तरमीम कर देते हैं इस ऑर्डिनेंस में? और नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? देखें सर, बात यह है कि हुकूमत ने 13 दिन सोई रही, पूरी ट्रैफिक बंद हो गई, 500 अरब रुपए का नुकसान हो गया, हुकूमत की जू नहीं रिकती। यानी ये हड़ताल हुई, बिल्कुल हड़ताल हुई। जो हड़ताल हुई, वकीलों ने जो रास्ता बंद कर दिया नहरों के नाम पर और मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा, और उधर कोई उठता है जत्था और वो किसी यानी उस पर हुकूमत हमला कर देता है, किसी फूड उसके ऊपर चेन पर। जी हाँ। और लोगों को जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो भागेंगे, वो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये सारे मसाइल तो हैं। और उसमें फिर ये टैक्स का मामला भी आ गया। असल में राइट मैन द राइट जॉब नहीं है। लंगड़ियाल साहब DMG अफसर हैं, सबसे पहले इनको उतारा जाए। यहाँ पे इनकम टैक्स सर्विस या कस्टम सर्विस का बंदा होना चाहिए। नहीं, मगर क्या ब्यूरोक्रेसी में लंगड़ियाल साहब ने तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया ना। ऑर्डिनेंस तो सदर मुमलकत ने जारी किया है सर, वजीर आजम की एडवाइस पे जारी हुआ। सर वक्त खत्म हो गया सर, हमें ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत इनको बुलाए, इनसे बातचीत करे। ये ताजर हैं, सनतकार हैं, हमारे अपने हैं, इनको गले लगाया जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।